नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं जेपी शर्मा। विस्तार भी हो गया, महकमे भी बट गए। अब फोकस इस पर होना चाहिए कि कामकाज की रफ्तार तेज हो, विकास का पहिया तेजी से घूमे और लोगों के सपने पूरे हों। सरकार कहती है ऐसा ही होगा, विपक्ष कहता है कि ऐसी उम्मीद करना बेकार है। मंत्रिमंडल गठन के कयासों के साथ उत्सुकता इस बात को लेकर थी कि पार्टी की अंदरूनी इक्वेशंस के हिसाब से संतुलन कैसे बनाया जाएगा, जातिगत और क्षेत्रीय संतुलन कैसे बनेंगे, एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज जैसी टर्म्स कैसे जमीन पर उतरती नजर आएंगी, वगैरह वगैरह। महकमे बंटने को लेकर भी यही जिज्ञासा रही कि अलग अलग नजरियों से इसमें किस तरह का बैलेंस नजर आएगा। तो आज प्राइम डिबेट में इस पर बात होगी इन सवालों के जरिए कि विकास की कितनी गारंटी बन पाएंगे सुपर 30। मंत्रियों को दिए गए महकमों का गुणा भाग क्या है और क्या इस मंत्रिमंडल विस्तार में 2023 के कांग्रेस के रोड मैप की झलक भी देखी जा सकती है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ। अवधेश आकोदिया साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं और मुकेश पारिक साहब हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत है आप सभी का। स्वर्णिम जी, क्या खूबसूरती रही इस विस्तार की, क्या खासियतें हैं और इस विस्तार से कैसे हम समझें कि विकास को पंख लगेंगे? देखिए जेपी जी, जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, हमारे नई ऊर्जा जो है समाहित हुई है मंत्रिमंडल में, नए लोग आए हैं। अनुभवी तो सब पहले से ही हैं क्योंकि 2 बार के विधायक हैं कम से कम जो मंत्री बने। और आप देखेंगे कि जिस तरह से हमने पहले जो मंत्रिमंडल था जिसमें कम मंत्री थे, उस वक्त भी बजट घोषणाएं जो हमने की थी, इसके अलावा जो हमने हमारे घोषणा पत्र थे चुनावों में, उनको लेकर के हम अपना ऑडिट पेश करते हैं जनता के सामने, तो निश्चित रूप से इसको रफ्तार ही मिलेगी। और मैं ये मानता हूं कि जो हमारी घोषणा पत्र था, चुनाव घोषणा पत्र, वो तो पूरा हो गई। उसके अलावा अन्य जो कार्य हैं, चूंकि नए मंत्री जुड़े हैं, नई कहना चाहिए नीतियां बनेंगी, नए कार्य होंगे, दुगने जोश से कार्य होंगे। और सभी मंत्रियों ने ये माना कि अब जो है मिशन 2023 पे हमें काम करना है और जो जो मंत्री उनके विभाग हैं, उन विभागों में तो काम करेंगे ही, साथ में जो प्रभार वाले जिले हैं उन पे एक विशेष फोकस रहेगा कि वहाँ पे क्या आवश्यकताएं हैं जो जिनके लिए कार्य किया जा सकता है, जिनके लिए बजट में आवंटन किया जा सकता है, जिनमें नीतियां बना करके कोई विशेष अगर मान लीजिए क्षेत्र है जिसका विशेष तरीके से अगर उसका विकास होना है तो वो भी योजनाएं तैयार होंगी। और इसी आधार पर जो है इनका सबका सबसे बातचीत करके मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया और एक मंत्रिमंडल गठन हुआ। निश्चित रूप से नई ऊर्जा के साथ हमारी राज्य सरकार काम करेगी और जो विकास के नए जो आयाम हमने बनाए थे उससे अधिक नए आयाम जो है प्रस्तुत होंगे। विपक्ष कहता रहा है जब से मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, उसके बाद से, उसके पहले से ही कहता रहा है, जब से आपने नामों का ऐलान किया तब से, कि ये केवल और केवल बैलेंस के लिए एक्सरसाइज की गई है, बाकी इसका आउटकम कुछ भी नहीं है। चूँकि चेहरे वही हैं जो पहले थे, उसमें कुछ और जुड़ गए हैं जो कि कॉम्प्रोमाइज़ का नतीजा है, ऐसा विपक्ष कह रहा है। और विभागों का जो बंटवारा है वो भी कोई इस तरह का नहीं है कि उसकी ज़रूरत विकास के नज़रिए से हो, उसकी ज़रूरत भी इसी तरह से आज आरोप लगाए गए हैं भाजपा की तरफ से कि वो केवल बैलेंस के लिए, संतुष्टि के लिए, तुष्टिकरण के लिए है। देखिए जेपी जी, जब मंत्रिमंडल गठन नहीं हुआ था तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, तमाम दिग्गज नेता मैं बात कर रहा हूँ, वो ये कहते थे कि अब सरकार चलने वाली नहीं है, 6 महीने में सरकार गिर जाएगी, मंत्रिमंडल गठन हुआ और विस्फोट होगा। आप देखिए ये तब का नैरेटिव था। आज जब मंत्रिमंडल हो गया, कोई ऐसी बात नहीं हुई तो उन्हें ये चिंता सताने लगी कि विभाग किसको दे दिया, क्यों दे दिया। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तो विभाग मिलेगा नहीं, मंत्रिमंडल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शामिल होना नहीं है। ये कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्हीं की सरकार है, तो उन्हीं के द्वारा जो सरकार चलाई जाएगी, विभाग भी उन्हीं के द्वारा चलाए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 7 वर्ष के जो केंद्रीय सरकार का जो कार्यकाल है उस दौरान एक चीज सीखी है, जनता के बीच जाओ मत जाओ, चुनाव हार जाओ, लेकिन सरकारें गिरा करके किसी तरह सत्ता प्राप्त कर लें। वही सपना यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नेता देख रहे हैं, लेकिन ये सपना उनका साकार होने वाला नहीं है। और निश्चित रूप से चुनावों में जो है जिस प्रकार से हमने काम किया, चूंकि एंटी इनकम्बेंसी कहीं नजर नहीं आती हमारे खिलाफ, हमारे कार्यों पर जनता ने मोहर लगाई है, लगातार लगाई है। और भारतीय जनता पार्टी अकर्मण्यता और जो इनकी निष्क्रियता है उसको लेकर के इनको अब तो चुनावों में शायद जमानत भी नहीं बचा पा रहे हैं। तो ये सबसे पहले अपने मुकेश पारिक साहब, क्या कमियां खामियां देख रहे हैं? क्यों निराश कर रहा है मंत्रिमंडल आपको? आप कहते हैं पूरे प्रदेश की जनता को निराश कर रहा है। मुकेश पारिक साहब, देखिए, बड़ा आश्चर्य होता है जब स्वर्णिम जी ये कहते हैं
कि अब हमारे पास कुछ नहीं रहा। ये हमने कभी नहीं कहा, ये किसको विभाग कौन सा दें किसको नहीं दें ये तो कांग्रेस का खुद का मामला है। लेकिन इनके दयाराम जी परमार पूछ रहे हैं कि इसके लिए क्या योग्यता चाहिए मंत्री बनने के लिए। इनके एक विधायक कह रहे हैं कि टीकाराम जूली के लिए कि जो खुद डाकू है उसको आपने तिजोरी संभला दी। ये हम लोग नहीं कह रहे हैं भाई, आपके जो लोग कह रहे हैं उन चीजों का तो आप कम से कम जवाब दीजिए। बेहतर होगा जेपी जी अगर इनसे पूछते कि जो कांग्रेस के अंदर अभी से ही, जब आज तो विभाग बंटवारा हुआ है, कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, उसके बाद से ही लगातार कोई अजय माकन जी से मिल रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई अपनी नाराजगी दर्शा रहा है, तो जवाब तो आपको इनका देना चाहिए। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो वो हमको भी दिख रहा है, मीडिया को भी दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है और जनता को भी दिख रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का ही नहीं है। देखिए प्रश्न ये है कि आज जिस प्रकार से राजस्थान प्रदेश हमारे चाहे महिलाओं पर अत्याचार की हम बात करें, चाहे लॉ एंड ऑर्डर जिस प्रकार से बिगड़ा है, आज एक नए कीर्तिमान पूरे देश में स्थापित कर रहा है। राजस्थान की स्थिति ऐसी कभी नहीं रही। उसके बावजूद इन्हें गृह राज्य मंत्री, जबकि गृह का कोई कैबिनेट मंत्री बनाना चाहिए था इनको, और ये एक आशा थी और हमारी एक ये मांग भी थी और जनता की भी और प्रदेश की भी ऐसी मांग थी, लेकिन वो पूर्ति नहीं हुई। साथ ही साथ जो आप कहते हैं कि तुष्टीकरण और संतुष्टि, ये बात सही है कि ये तुष्टीकरण का एक जीता जागता उदाहरण है कि हमारे प्रदेश की जनता पर इतने सलाहकार बना के एक आर्थिक भार इसने डाला है खाली अपने लोगों को संतुष्ट करने के लिए। हम उसके खिलाफ हैं कि आपने सलाहकार बना दिए, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। ऐसा ये कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। आप उसको बना रहे हैं सिर्फ प्रदेश की जनता के ऊपर आर्थिक भार और अपनी सरकार को बचाने के लिए, अपने लोगों को संतुष्ट करने के लिए। देखिए ये सरकार का विजन क्या है, ये कहीं भी इस मंत्रिमंडल विस्तार में किसी से भी आप पूछेंगे तो नहीं दर्शाता है। सिर्फ एक चीज को दर्शाता है कि इतने दिनों से जो इनके ये चल रही थी कवायद, जिस प्रकार की इनकी नाराजगी चल रही थी, बहुत ज्यादा इनके ये उत्साह था कि हमारे यहाँ मंत्रिमंडल का विस्तार हो, दिल्ली जयपुर, इनके जिस प्रकार से लंबे समय से इनका आला कमान और ये सब उलझे हुए थे, उसको किया। लेकिन उसके बाद भी जिस प्रकार से आज से ही इनके नेताओं के बयान आना शुरू हो गए हैं, जिस प्रकार से इनके नेताओं ने इस पर आक्रोश और नाराजगी जताना शुरू किया है, उससे हमें बिल्कुल ये संदेह नजर आता है कि हमें नहीं लगता कि कांग्रेस में इस विस्तार से कोई अंतर्कलह रुक जाएगा, या हमारे जो प्रदेश का विकास होना चाहिए वो तेजी से होगा, या हमारे जिस प्रकार से प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है वो सुधर जाएगी। ऐसा इसमें कहीं भी नहीं होता है। ठीक है, मुकेश पारीक जी को ये संदेह नजर आता है, उम्मीद नजर आती है सही शब्दों में तो। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी देखिए, आपकी प्रतिपक्षी पार्टी जो कहे, लेकिन दयाराम परमार का जो पत्र वायरल हुआ, रामकेश मीणा जो सरकार समर्थक विधायक हैं उनका जो बयान वायरल हो रहा है, टीकाराम जूली का बताया इन्होंने, इस तरह से खेतड़ी में विरोध हुआ आज, ये सारी चीज़ें क्या एहसास नहीं करती क्या स्वर्णिम चतुर्वेदी जी? देखिए जेपी जी, जो जितनी संख्या थी मंत्रिमंडल में शामिल होने वालों की, जितने हो सकते हैं वो हुए, जो नहीं हो सकते नहीं हुए। विधानसभा क्षेत्रों में भी ऐसा होता है कि हम टिकट मांगने वाले अनेक होते हैं लेकिन टिकट एक को ही मिलता है। अब चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, जिसने भी पत्र लिखा या जहां भी हुआ, वहाँ टिकट बहुत सारे लोग मांगते हैं, लेकिन टिकट पार्टी अपनी नीति उससे निर्णय से देती है, और जो निर्णय होता है हमारे आला कमान का वो सर्वमान्य होता है। अगर कहीं बात भी है तो वो आगे कहीं नजर आने वाली नहीं है, क्योंकि सरकार के कामकाज से जनता को संतुष्ट करना है हमारा ध्येय। ये है जनता की सेवा कार्यों में, जनता की सेवा में, प्रदेश के विकास में कोई कमी नहीं रहेगी, ना हमने पहले छोड़ी है। वो काम हमारा सर्वोपरि है, वही ध्येय है, और उसी को लेकर के मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस राजस्थान की कार्य कर रही है। जितने सेवा हो सकती है, चाहे संगठन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर समन्वय स्थापित करके हम करेंगे। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि असंतोष है या आरोप लग रहे हैं, तो देखिए सबसे बड़ा असंतोष तो वही है, कब कौन पोस्टर में रहे, पोस्टर में ना रहे, अभी तो इसकी लड़ाई चल रही है, बाकी आगे लड़ाइयां तो बहुत होनी है इनकी। बिल्कुल सरकार चला रहे हैं, और सरकार बहुत बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं। हमारे सरकार चलाने के, हमारे प्रबंधन की तारीफ तो आपके जो शीर्ष सुप्रीमो है वो भी कर चुके हैं, इसलिए आप परेशान ना हो। आप सबसे पहले अपनी पार्टी में झांक के देखिए, ने कहा उसके बारे में जवाब दीजिए। अरे आपको कैलाश मेघवाल जी ने आपके नेता प्रतिपक्ष पर आरोप लगाया पार्टी में पैसे लेकर के पदाधिकारी बनाने का, आप उस पर ध्यान दीजिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। हमारी सरकार बहुत बढ़िया तरीके से चलेगी और बहुत बेहतर तरीके से जनता की सेवा करेगी, प्रदेश का विकास करेगी, इसमें कभी कोई संशय नहीं है, और जनता को भी नहीं है।
जनता को हम पर विश्वास है और विश्वास उन्होंने हमें वोट देकर के जताया है, बार बार जताया है। और आपकी जो अकर्मण्यता है, निष्क्रियता है, उसको नकारती जा रही है जनता। आप उस पर ध्यान दें। सबसे पहले इतने बना रहे हो, प्रदेश की जनता को क्या जवाब देंगे आप? क्या जरूरत है सलाहकारों की? और सलाहकार थे तो 3 साल पहले क्यों नहीं बनाए सलाहकारों की? अरे भाई, प्रदेश की जनता की सेवा करने की जिम्मेदारी हमारी है, हम देंगे। आपकी जिम्मेदारी है कि अगर कहीं कोई कमी है तो हमें सलाह दें। आप अपने पोस्टर वार को छोड़ करके आप अपने किसकी धार्मिक यात्रा है, कौन ना निकाले, कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, कौन राम जी को समुद्र से निकाल रहा है, इससे ऊपर उठ करके सबसे पहले अपने दायित्व को निभाइए। विपक्ष का दायित्व जो होता है उसको समझिए। स्वर्णिम जी, आप इतने बुद्धिमान वक्ता हैं, आप उन बातों का जवाब दीजिए। आप जवाब दे रहे खाली भारतीय जनता पार्टी पर। अगर दोषारोपण से कांग्रेस में अगर संतुष्ट हो जाए तो वो भी करके देखिए। हमारे यहाँ पे कोई असंतुष्ट नहीं है, हमारे सारे नेता संतुष्ट हैं, हमारी पार्टी से, हमारे आलाकमान से, हमारे मुख्यमंत्री से, सब संतुष्ट हैं। अवधेश आगोदिया जी, कई चीजों ने चौंकाया इस मंत्रिमंडल विस्तार में। बहुत लंबे समय से तारीख पर तारीख चल रही थी, अचानक मंत्रिमंडल विस्तार का ऐलान सामने आता है। इसी तरह से पहले मंत्रियों को आपके नामों का ऐलान, चाहे आप बात ले लीजिए, चाहे जो एग्जिस्टिंग है जिसमें से ड्रॉप होने के बहुत सारे लोगों के कयास लगाए जा रहे थे, कोई ड्रॉप नहीं हुआ। जो राज्य मंत्री थे उनको कैबिनेट में प्रमोट किया गया, उसमें अपेक्षाकृत कम अनुभव वाले हैं, इस तरह की बात भी कही जा रही है, जिनको बड़े महकमे देने का प्रयोग किया गया है। किस तरह की खासियतें इस मंत्रिमंडल विस्तार में देखते हैं, क्या कारीगरी इसमें देखते हैं? जेपी जी, देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह की महीन राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, निश्चित रूप से स्टार्टिंग से लेके जब से मंत्रिमंडल विस्तार की मांग उठ रही थी और अजय माकन डेडलाइन दिए जा रहे थे, वो डेडलाइन टलती जा रही थी। उसके बाद जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, उसमें जो नाम शामिल हुए, ये जो कयास लगाया जा रहा था कि कुछ लोग, कुछ चेहरे बाहर होंगे, कोई भी चेहरा बाहर नहीं हुआ। जो राज्य मंत्री थे 3 उनको प्रमोट करके कैबिनेट में शामिल किया गया, ये भी अप्रत्याशित था अपने आप में। और जिस मंत्रिमंडल की शपथ के बाद जो समय लगा विभागों के बंटवारे में, क्योंकि आमतौर पर जिस दिन शपथ होती है उसी दिन शाम को या देर रात तक विभागों का बंटवारा हो जाता है। तो जब समय लगा तो ये माना जा रहा था कि इसमें आलाकमान का दखल है। कई लोगों को जिस तरह से बैलेंस करने की कोशिश की गई है मंत्रिमंडल में, उसी तरह से विभागों के बंटवारे में भी बैलेंसिंग एक्ट दिखेगा। लेकिन जो विभागों की सूची आई है उसमें इस तरह का कुछ दिखाई नहीं देता है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरह से विभागों का बंटवारा करना चाहा है उन्होंने किया है, और इसमें आलाकमान का उतना दखल दिखाई नहीं देता है। इसमें जो बातें, जो आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और जो दावे किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, इन सबके इतर एक बात निश्चित रूप से सही है कि सरकार अब पूरी कैपेसिटी के साथ काम करने की स्थिति में है। अब ये आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि ये जो मंत्री हैं किस तरह का काम करते हैं, किस तरह की गवर्नेंस सरकार देती है और कैसा उनका परफॉर्मेंस रहता है। ठीक है, ये जो मुद्दा उठाया जा रहा है स्वर्णिम चतुर्वेदी जी कि साहब आपने सलाहकार भी नियुक्त कर लिए और सलाहकार के नाम पर असल में एडजस्टमेंट किया गया है, और अभी तक एडजस्टमेंट का जो सीक्वल है उसका पहला भाग था मंत्रिमंडल विस्तार, दूसरा भाग था सलाहकारों की नियुक्ति, तीसरा पार्ट अभी आएगा जब आप राजनीतिक नियुक्तियां करेंगे तब। तो जो उस वक्त के तारणहार थे उन लोगों को उसमें एडजस्ट किया जाएगा। सब कुछ एडजस्टमेंट की तरह ही चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी दिन भर आरोप लगाती रही। आज ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आरोपों से हमें कोई चुनौती नहीं मिलती है। भारतीय जनता पार्टी का काम है आरोप लगाना। लेकिन अगर आप देखेंगे तो गवर्नेंस के लिए जिस प्रकार का माहौल चला, पिछले 1.5 साल से अप्रत्याशित स्थितियां बनी थी कि कोरोना हिंदुस्तान में आया और इस तरह की स्थितियां बनी कि जिसमें भयावह स्थितियां कह सकते हैं उन्हें। लेकिन अभी जो सलाहकार बनाए हैं मुख्यमंत्री जी ने, तो ये भी एक बेहतरीन नमूना है। आगे एक नई शुरुआत है गवर्नेंस की। ये कौन कह सकता है कि आगे कोई सरकार जो है इस तरह से या इस तरह का कदम नहीं उठाएगी, निर्णय नहीं लेगी। एक नवीन शुरुआत है। और कहाँ ये लिखा है कि सलाहकार नियुक्त नहीं कर सकते, ऐसा कोई कानून ही नहीं है। तो मुख्यमंत्री महोदय अपनी गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए, अपनी नीतियां बनाने के लिए, प्लानिंग के लिए, या जो हमारे जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन के लिए अगर सलाहकार नियुक्त करते हैं तो निश्चित रूप से जनता की बेहतरी के लिए है। और इसमें एक कहना चाहिए कि उन नीतियों को, नीति निर्धारण के साथ में जब नीतियों का क्रियान्वयन होगा तो उसमें 6 लोग जो है 12 हाथ और लगेंगे, तो ये तो बेहतरी है।
और इसमें इससे बढ़िया काम नहीं हो सकता। और निश्चित रूप से मैं आपको कह रहा हूं कि आने वाली सरकारें जो हैं और स्टेट्स भी हो सकता है इसको फॉलो करें आइंदा, तो ये देखने का विषय स्थितियां बनती हैं। तो अवधेश अकोदिया जी, वैधानिक नजरिए से आज भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा कि अवैध है, ये संवैधानिक नहीं है इस तरह से सलाहकारों की नियुक्ति, क्या ये बात सही है? देखिए जेपी जी, अपने यहाँ बिल्कुल कानून है कि विधायक जो मंत्री पद होता है, जो विधानसभा में सदस्यों की संख्या का 15% अधिकतम हो सकता है, मुख्यमंत्री सहित। उसके अलावा यदि किसी को लाभ का पद दिया जाता है, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, तो वो बिल्कुल गैरकानूनी है। कई कोर्ट के भी इस बारे में निर्णय हैं, लेकिन इसको साबित करना, पहली बात कोर्ट में जाना, फिर वहां पर इसको साबित करना, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, जब यहाँ पर पिछली बार संसदीय सचिव बने थे तब भी मामला कोर्ट तक गया था, लेकिन सरकार चली गई तब तक उसका कोई फैसला नहीं आया था। ये सब जानते हैं कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है कि मंत्रिमंडल में लोगों को आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, सबको संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरह के प्रयोग किए जाते हैं और सभी दलों की सरकारों ने इस तरह के प्रयोग किए हैं। और स्वर्णिम जी, तो उम्मीद जता रहे हैं कि आगे भी दूसरे प्रदेशों में हाँ, एक इन्होंने नया शिकूपा और छोड़ दिया है कि दूसरे राज्य भी इसको फॉलो। लेकिन मुकेश पारिक साहब, ये जो सलाहकार मंडल है, ये मार्गदर्शक मंडल से तो बेहतर ही प्रयोग नहीं है क्या? नहीं, सलाहकार कैसे बेहतर हो सकता है इसका आप जिस नहीं, सलाहकार बेहतर हो सकता है, नहीं हो सकता है नहीं कह रहा मैं ये कह रहा हूं कि एडजस्ट करने के लिए अगर मार्गदर्शक मंडल बनाया जा सकता है तो सलाहकार मंडल में क्या बुराई है? एक इनकी वसुंधरा जी पहली सरकार में भी सलाहकार रहे हैं विश्वेंद्र सिंह। हमारे ऐसी कोई स्थिति नहीं आई थी, हमारे कोई ऐसी स्थिति परिस्थितियां नहीं बनी थी कि लोगों को संतुष्ट करना हो। ये तो सिर्फ और सिर्फ नजर आ रहा है कि इतने लंबे समय से जिस प्रकार से, और अब जो बयान आ रहे हैं, देखिए जेपी जी, महत्वपूर्ण ये है कि जो जिस प्रकार से ये मंत्रिमंडल का विस्तार होते ही जिस प्रकार से ये बयान आना शुरू हुआ, अभी देखिए प्रारंभ है, शुरुआत है। वास्तविकता ये है कि कांग्रेस अपने लोगों के, हम जो कहते हैं चलिए ये उसको आरोप मानते हैं, लेकिन आपके जो लगाते हैं उसको तो सत्य मानिए। भरत सिंह ने इतनी बार कहा, प्रमोद जैन भाया के ऊपर आरोप लगाए, उन्होंने कहा मैं साबित कर सकता हूं, साबित भी किए उन्होंने, बताया भी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब इनके टीकाराम जूली पर आरोप लगे, आपने उनको मंत्री बुला दिया, उन्होंने कहा ऐसे तिजोरी ऐसे आदमी के हाथ में दे दी जिस जो खुद उसके लिए काबिल नहीं है। आखिरी सवाल मैं कर लूं स्वर्णिम जी से। स्वर्णिम जी, जम्बो मंत्रिमंडल जिसमें 30 आदमी की गुंजाइश थी, 30 आदमी मंत्री बन गए, उसके साथ सलाहकार मंडल, उसके साथ राजनीतिक नियुक्तियां जो होनी है वो, यानी कुल मिलाकर जहां जिसको होना चाहिए वहां वो व्यक्ति बैठ जाएगा। उसके बाद प्रदेश की जनता की स्वाभाविक रूप से अपेक्षाएं तो आपसे बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। उन अपेक्षाओं का बोझ निभाते हुए, उसको ढोते हुए, और 2023 की आपको तैयारी करनी है। ये अपने आप में कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए जेपी जी, चुनौती तो हम ये सोच रहे थे कि हमें शायद भारतीय जनता पार्टी या विपक्ष से मिले, लेकिन अभी आपने देखा, देखिए हमें कहीं चुनौती नहीं मिल रही। हमें चुनौती मिली थी कोरोना से, महामारी से, जिसको हमने बखूबी निर्णय किया हमारे कर्तव्य का। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, तो मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, हमारे कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता, नेता, वरिष्ठ नेता सब हमारी सरकार से संतुष्ट हैं, जनता हमसे संतुष्ट है। बस अगर कोई असंतुष्ट है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो उनको हम संतुष्ट नहीं कर सकते। तो निश्चित रूप से 2023 की जो जिम्मेदारी है वो हमें चुनाव जीतने की जिम्मेदारी हमने ली है। और हम इसमें अब तक जो होता आता था, सरकारें बदल जाती थी 5 साल बाद, इस तथ्य को बदलेंगे। और जिस प्रकार से हम कार्य कर रहे हैं, हम बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, हमारे मंत्री नहीं छोड़ेंगे, हमारा संगठन नहीं छोड़ेंगे। ठीक है स्वर्णिम जी, शुभकामनाएं आपको, शुभकामनाएं मुकेश पारिक जी को भी बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।